Welcome to Ansel Academy. Today we will continue our topic, the outbreak of the revolution. So let's begin. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. जब नेशनल असेंबली जो थी वो वर्साइल्स में बिजी थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, तो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था वो मतलब ये कंडीशन उसको जो कंडीशन थी बड़ी खराब चल रही थी, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस और ये टर्बुलेंस चल रहा था, जैसे मारा मारी हो रही थी वैसे ही। जब वो इस वाले में होता था कि फ्रांस की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जब भी कोई सीवियर विंटर, मतलब जब ठंड का मौसम होता था और वो जो खेत जब बैड हार्वेस्ट होता था, मतलब जो हार्वेस्ट मतलब खेती अच्छी नहीं होती थी, तब जो ब्रेड के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते थे, जिसके कारण लोगों को घंटों बेकरी के सामने खड़े रहना पड़ता था और वो जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो भी वैसे भी ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर जो वुमेन्स थी, जो क्राउड में जो वुमेन्स थी वो ज़्यादा एंग्री हो गई थी। फिर फिर जो वुमेन्स ने अपना ग्रुप बनाया और सीधा जो बेकर्स के पास थे उनके वहाँ से ब्रेड और ये सब कुछ छीन के लेकर आ गए। तो फिर किंग ने ट्रूप्स को पेरिस ने मूव कर, जो किंग है उसने जो सोल्जर के जो ट्रूप्स है वो पेरिस में भेजा 14 जुलाई, और तभी इसी दिन 14 जुलाई 1789 को बेस्टिली किले पर हमला हुआ था। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम, जो कंट्री साइड मतलब ये कंट्री साइड पे रूमर्स फैलने लग गए विलेज से विलेज के जो नोबल मैन जो थे उन्होंने चोरों की गैंग को हायर किया, मतलब चोरों की गैंग को पैसे दिए और कहा है कि ये जो इनके जो सारे क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय कर दो। और ये जो रूमर्स है ये सुन के मतलब जो पीजेंट्स और ये सब कुछ थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण सर्वरल डिस्ट्रिक्ट्स और वो जो सारे डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स थे पिच साइज्ड होज मतलब एक चीज होती है खुदाली जिसे कहते हैं उससे, और पिच फॉक्स एक फार्मिंग का इक्विपमेंट होता है। ओके, एंड अटैक्ट चैट्यूक्स मतलब कैसल, वो जो नोबल्स और इन सब का वो जो घर और बड़े बड़े घर रहते थे उसे चैट्यूक्स कहते हैं। दे लूटेड हॉट, फिर वो जो पीजेंट्स थे उन्होंने सारा जो ग्रेन था, मतलब सारे जो अनाज थे वो चोरी कर ली, और तो और वो जो डॉक्यूमेंट्स और ये जो कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरल ड्यूज, फिर वो जो सारे नोबल मैन के जो डॉक्यूमेंट्स थे कि मतलब कि इन सब में जो डील वील करते थे ये, उन सब के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने जला दिए। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, फिर वो जो सारे नोबल मैन थे वो सारे लार्ज नंबर ऑफ नोबल मैन्स अपने घर छोड़ के दूसरी कंट्रीज में या फिर माइग्रेट होना चालू कर दिए, या फिर नॉर्मल ज्यादातर जो नोबल मैन थे वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly. फिर इतना सब कुछ ये टर्बुलेंस और ये सब कुछ के बाद उसके बाद फाइनली लुइस 16 ने जो थर्ड स्टेट के लोगों की बात मान ली थी और उसने वो सारी वो जो प्रिविलेजेस और फीडल सिस्टम ये सब कुछ बंद कर दिया, मतलब इसको अबॉलिश कर दिया, और राइट्स ऑफ क्लर्जी और ये सब को भी उसने अबॉलिश कर दिया। और वो जो चर्च और जो नोबल मैन्स के जो लैंड थे वो भी, और तिथ्स, वो जो था तिथ और वो जो चर्च और ये सब को जो टैक्स लेते थे वो वापस कर, वो जो टैक्स और ये जो जमीन है वो गवर्नमेंट को वापस दे दी। तो फिर जो गवर्नमेंट है उसको इससे 2 बिलियन लिवरेस का फायदा हुआ। इसमें डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर। ये फीड्यूल सिस्टम ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 पे जो असेंबली है उसने ऑर्डर पास किया फीड्यूल सिस्टम और वो जो टैक्सेस जो है उसको
हटाने के लिए। सो ये रहा हमारा सेकेंड टॉपिक, फ्रांस बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी जो फ्रांस है वो पूरी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल, वो डेमोक्रेटिक नहीं बनी, अभी बस वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी है। मतलब जब नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, नेशनल असेंबली जो है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग का जो काम था वो फाइनली 1791 में उसने काम खत्म कर दिया। तो फिर वो फ्रांस चाहती थी कि वो जो राजा की जो किंग की जो पावर है वो अपने पावर को लिमिट कर सके, कि मतलब वो राजा ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता और अपना हुक्म नहीं चला सकता। तो इस गवर्नमेंट में इस जो पूरा जो गवर्नमेंट है उसमें बस 3 इंस्टीट्यूशन रहते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली रहती थी जिसमें 745 मेंबर्स थे, और एग्जीक्यूटिव में किंग रहता था। और इसमें वीटो का जो मतलब होता है वो तो किंग के पास पावर होती है कि वो जो लॉज और वो जो राइट्स है जो नेशनल असेंबली पास करती है किंग को, वो उसे मना भी कर सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। और जुडिशरी का काम होता है ये चेक करना है कि वो जो लॉ जो भी जस्ट फ्रेम हुए हैं क्या वो सही ढंग से काम में आ रहे हैं कि नहीं, क्या फिर कोई लॉज का मिसयूज तो नहीं कर रहा। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, तो वो जो ग्रांटेड करता है कि जो पावर ऑफ द जो जिसके पास लॉ बनाने की जो पावर रहती है वो सिर्फ नेशनल असेंबली के पास होती है, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब होता है बिना, ये मतलब जो पब्लिक होती है जो एक्टिव सिटीजन्स उससे इलेक्टेड नहीं होता। जैसे इंडिया में एग्जीक्यूटिव जो मतलब राज्यसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट नहीं किए जाते, वो जो लोकसभा के जो मेंबर है वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। वैसे ही जो एक्टिव सिटीजन्स है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते, बस ओनली इलेक्टर्स ही नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। और जो इलेक्टर्स बनने और जो एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स होते हैं जो कि बिलो 25 ईयर्स, मतलब 4 मिलियन, जो 28 मिलियन है उनमें से 4 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो एक्टिव सिटीजन्स थी। एक्टिव सिटीजन्स मतलब जो मेन अबव 25 ईयर्स के हो, जो मेन अबव 25 ईयर्स के हो और वो जो टैक्स भरते हैं इक्वली, मतलब तीन दिन के about 25 years of age and who paid taxes equal to at least three days of labor's wage। जिन्होंने टैक्स दिया है एट लीस्ट, मतलब 3 दिन के जो जितना लेबर कमाता है, 3 दिन में जितना लेबर कमाता है फ्रांस में उतना ही उन्हें टैक्स देना पड़ता था। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। इसी कारण वो वोट दे पाते थे। वुमेन, पीजेंट्स, आर्टिजन्स और मेन बिलो 25 ईयर्स वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे। जो 25 ईयर्स के ऊपर आते हैं और जिन्होंने तीन दिन के जितना लेबर 3 दिन में कमाता है उतने पैसे गवर्नमेंट को दिए, मतलब टैक्स के फॉर्म में दिए, तो वो जो पॉपुलेशन है उसे एक्टिव सिटीजन्स कहते हैं। कई से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है वो बिगिन होता है डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। वो डिक्लेरेशन मतलब मैन के राइट और सिटीजन के राइट से चालू होता है। राइट सच इज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law were established as natural inalienable। inalienable का मतलब inherited, जो कि कभी किसी से नहीं लिया जा सकता, inherited। that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। it was the duty of state to protect
ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारे सिटीजन्स के वो जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।